नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और घर बैठ के बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे केवीएस की। तो भाई आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं डिसेबिलिटीज के अंदर ही, विच इज डॉर्फिज्म। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जितने भी टॉपिक्स, जितने भी डिसेबिलिटीज मैं आपको कवर कराऊंगी, उससे बाहर आपके केवीएस या DSSS या कोई स्पेशली पेपर में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आप ये मान लो कि अगर आप मेरे साथ डिसेबिलिटीज पढ़ रहे हैं तो आपके 80 मार्क्स पक्के हैं। जो आपके केवीएस में 80 मार्क्स की डिसेबिलिटीज आनी है वो तो पक्के ही पक्के है, अगर आपने हर चीज ध्यान से सुनी है तो आज जिस टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं वो डॉर्फिज्म है। डॉर्फिज्म होता है कि भाई वो लोग जो एवरेज हाइट से छोटे हैं, एवरेज हाइट से छोटे हैं। तो व्हाट इज द एवरेज हाइट? एवरेज हाइट होती है 4.5 फीट। एवरेज हाइट क्या है? 4.5 फीट। जो लोग 4.5 फीट के हैं या उससे छोटे हैं, दोज पीपल आर कंसिडर्ड एज ड्वार्फ। ठीक है, अब ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो इन लोगों को कभी भी यूज नहीं करने, इन लोगों के लिए कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बोना, हम हिंदी में बोल देते हैं बोना, ये सब रॉन्ग टर्म्स होती हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं एल्फ या मिजेट, ये सब रॉन्ग टर्म्स है। वी शुड नेवर यूज दिस टर्म्स फॉर दोज पीपल। ठीक है, इसके अलावा हमें, अच्छा भाई हम ये नहीं बोलेंगे तो हम उनको किस मतलब बोल क्या सकते हैं? आप उसे बोल सकते हैं शॉर्ट स्टैचर। क्या बोल सकते हैं आप? शॉर्ट स्टैचर। ठीक है, अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस वो फेस करते हैं लाइफ में, जो लोग डॉर्फ हैं वो लोग क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं लाइफ में, वो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये नोट्स हैं जिसको अगर आप बोलोगे तो एंड में मैं जूम इन कर दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये जो जैसे बड़े टॉपिक्स हैं तो हमें इन्हें हाफ हाफ लेना चाहिए या फिर वी कैन गो विद द होल चैप्टर एट वंस। ठीक है, जरूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। आज तो हम पूरा चैप्टर लेके चलेंगे, तो ये नोट्स आप ताकि नोट डाउन कर पाए, आई गेट अ साइड फॉर अ मिनट आफ्टर सम टाइम। अभी मैं बस आपको थोड़ी बहुत जनरल चीजें बता रही हूँ, वो आप सुनते सुनते नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस दे फेस इन देयर लाइफ। भाई पहली बात तो क्योंकि उनकी हाइट छोटी होती है इसलिए उनकी बोर्ड लेग्स होती है, मतलब ऐसे मुड़ी हुई लेग्स होती है। ठीक है, और क्या होती है उनको वो लोग बहुत प्रोन होते हैं ईयर इन्फेक्शंस के, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उनको ईयर इन्फेक्शंस होने के। ठीक है, और आर्थराइटिस मतलब पेन, मतलब जोड़ों का दर्द, पैरों का दर्द, कमर का दर्द, इन सब के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं डॉर्फ पीपल को। नेक्स्ट क्या है हमारा? हंच इन द बैक, मतलब कि एक ऐसे झुकाव आ जाता है उनकी बैक में जो लोग डॉर्फ होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल स्टेनोसिस। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, आप लोग मेक श्योर यू विल नोट इट डाउन बिकॉज दीज ऑल कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब क्या है? दिस वन इज आवर स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत नैरो हो गई है। क्या हो गई है? स्पाइनल कॉर्ड बहुत नैरो हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें स्टैंड मतलब खड़े होने में, वॉकिंग में और सारी मोटर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आ रही है। तो स्पाइनल स्टेनोसिस है कि नैरोनेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? हमारी बैक। ठीक है, रीढ़ की हड्डी। अब दूसरा है हमारा स्पाइनल प्रेशर। स्पाइनल प्रेशर क्या है? क्योंकि जो हेड है, उन लोगों का जो हेड है वो बड़ा है, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से उन्हें नेक वाले एरिया में बहुत पेन फील होता है। तो अभी तक हमने दो कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी। पहला था हमारा स्पाइनल स्टेनोसिस, दैट मीन्स नैरोनेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। उसकी वजह से क्या होता है? उन्हें स्टैंडिंग में, वॉकिंग में और अदर मोटर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आती है। दूसरा है हमारा स्पाइनल प्रेशर। बिकॉज ऑफ देयर बिग साइज ऑफ हेड, सर का साइज जो है वो बड़ा होने की वजह से उनके नेक वाले एरिया में बहुत पेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मेन कॉज माना जाता है ये डॉर्फिज्म का, मतलब कॉम्प्लिकेशन मानी जाती है। इसमें क्या होता है? ब्रेन में जो फ्लूइड है
ब्रेन का जो फ्लूइड है वो बहुत एक्सेस हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव ब्रेन फ्लूइड। और नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मतलब बहुत अमेज होती हूँ मैं उससे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कि कितनी वियर्ड बात है ये। नेक्स्ट है हमारा स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब क्या है कि भाई क्या होता है कि उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें एक नैरो गैप होता है, उसकी वजह से जो सिग्नल्स होते हैं वो ढंग से ब्रेन तक पहुंच नहीं पाते। तो हमारा स्लीप एपनिया क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड में एक नैरो गैप होने की वजह से सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक ठीक से पहुंच नहीं पाते, जिसकी वजह से कभी कभी जो डॉर्फ पीपल होते हैं वो सोते सोते ब्रीथ करना भूल जाते हैं, दे फॉरगेट टू ब्रीथ, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, क्योंकि भाई जो हमारी नर्व्स होती हैं वो पूरी बॉडी के जो सिग्नल्स होती है वो ब्रेन तक पहुंचाती है, हमने बचपन में पढ़ा था। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में गैप है उसकी वजह से ब्रेन तक सिग्नल्स ठीक से नहीं पहुंच पा रहे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, दे फॉरगेट टू ब्रीथ, वो सांस लेना भूल जाते हैं सोते हुए। और नेक्स्ट क्या है हमारा, उनकी डिले इन मोटर स्किल्स होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शंस, जैसे हमने पहले बात कर ली थी कि उनको ईयर इन्फेक्शंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हंच बैक, मतलब मुड़ा हुआ बैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो टो शेप, क्योंकि उनका जो बॉडी वेट है वो सारा का सारा उनके पैर पे पड़ता है, उसकी वजह से जो उनका टो मतलब पंजा है उसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, मतलब एक प्रॉपर शेप जैसे हमारी होती है वैसी उनकी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा बोर्ड लेग्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि उनकी लेग्स जो होती है वो कैसी हो जाती है, बोर्ड हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कुछ एक्स्ट्रा भी है इसके अलावा, वो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई मान लो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी वजह से वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती है, मतलब प्रेगनेंसी में ऑलरेडी मतलब उनकी हाइट छोटी है, अगर वेट बढ़ गया उसकी वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, उनको रेस्पिरेशन मतलब रिस्पायर करने में, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक चीज है कि जो डॉर्फ लेडी होगी अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी हो पाएगी और नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। और भी एक पॉइंट है कि अगर ये डॉर्फ पीपल ये अगर वेट गेन कर लेंगे तो इनके पैरों वगैरह में बहुत ज्यादा पेन रहना लग जाता है क्योंकि एक्सेस वेट की वजह से। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डॉर्फिज्म, ठीक है। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डॉर्फिज्म, दैट इज प्रोपोर्शनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट। ये लीजिए आप देख सकते हैं, प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो स्मॉल साइज की है, होल बॉडी इज स्मॉल, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी ही छोटे साइज की है। और जो प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म होता है इट कैन बी क्योर्ड, ये ठीक करा जा सकता है, ये इसकी बेस्ट पार्ट है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू हार्मोन डेफिशिएंसी, किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये बहुत लेस कॉमन है कि ज्यादा लोगों में नहीं पाया जाता है, तो इसमें हमने प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म में अभी 4 पॉइंट देखे। पहला है हमारा कि उनकी पूरी की पूरी बॉडी स्मॉल होती है, दूसरा है हमारा कि ये बहुत लेस कॉमन है, थर्ड है हमारा कि इसको क्योर किया जा सकता है, फोर्थ है हमारा कि किस वजह से होता है, हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारा डिसप्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बॉडी के जो हमारे पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट साइजेस, कि भाई हाथ छोटे हैं या फिर पैर छोटे हैं या मतलब डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट साइजेस। तो जो ये वाला टाइप का डॉर्फिज्म होता है इसको क्योर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, नॉट इजी टू क्योर। ये जेनेटिक होता है, ये जीन्स की वजह से होता है बेसिकली, और दैट्स इट। इसमें यही है कि ये इजी टू क्योर नहीं होता, जेनेटिक कॉजेज होते हैं और ये मोस्ट कॉमन है, ये बहुत ज्यादा पाए जाने वाला है, ठीक है। और बस यही है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं कॉजेज, कि देखो डॉर्फिज्म होने के रीजंस क्या क्या हैं, क्या क्या कॉजेज हैं डॉर्फिज्म के। देखो आपको किसी भी एग्जाम में सारे कॉजेज नहीं पूछे जा सकते,
बिकॉज देयर आर मोर देन 300 कॉजेज ऑफ डॉर्फिज्म. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अ फ्यू ऑफ देम. हम उनमें से कुछ पढ़ेंगे. दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी 8 कॉजेज ऑफ डॉर्फिज्म टुडे. ठीक है. मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही है या स्पीड फास्ट लग रही है तो आप लोग स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं वीडियो की. और अगर आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप मुझमें कोई मतलब मेरे पढ़ाने में कोई मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट कमेंट इन दैट कमेंट सेक्शन. ठीक है. आई वुड फील मोर देन हैप्पी अगर आप लोग शेयर करेंगे कि आपको ये लेसन्स कैसे लग रहे हैं. इससे मुझे भी मोटिवेटेड फील होगा और आप लोग की भी हेल्प हो पाएगी. ठीक है. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉजेस कि क्या क्या कॉजेस हैं डॉर्फिज्म के. फर्स्ट है हमारा एकेंड्रोप्लासिया. प्लीज मेक श्योर टू नोट डाउन दीज नेम्स क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत से क्वेश्चन पेपर्स में खुद देखा है ये, तो नोट डाउन कर ले इसको. पहला हमारा कॉज है अकॉन्ड्रोप्लासिया. अकॉन्ड्रोप्लासिया किस जीन के अफेक्ट होने से होता है? अकॉन्ड्रोप्लासिया में जो जीन अफेक्ट होता है दैट इज FGFR3. कौन सा जीन अफेक्ट होता है? FGFR3 जीन अफेक्टेड. अकॉन्ड्रोप्लासिया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों में सेम जीन अफेक्टेड होता है, दैट इज FGFR3. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा अकॉन्ड्रोप्लासिया. तो आपने बता दिया मैम, बट इसका मतलब क्या है? तो आई एम कमिंग टू द सेम. अकॉन्ड्रोप्लासिया का मतलब होता है कि ये एक जेनेटिक इशू है. इसमें क्या होता है, जो ट्रंक होती है मतलब जो ये बॉडी है वो नॉर्मल होती है, लेकिन जो लिम्ब्स होते हैं हमारे मतलब कि हैंड्स एंड लेग्स वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं डॉर्फ लोगों के. इसमें क्या होता है अकॉन्ड्रोप्लासिया में कि जो ट्रंक है वो नॉर्मल है और हाथ जो है वो छोटे हैं. तो भाई अब एक बार आप खुद गेस करो कि ये कौन से वाले टाइप में आएगा, प्रोपोर्शनेट या फिर डिस्प्रोपोर्शनेट. वेरी गुड, ये आएगा डिस्प्रोपोर्शनेट में. तो अकॉन्ड्रोप्लासिया कम्स अंडर डिस्प्रोपोर्शनेट. वेरी गुड. तो नेक्स्ट है हमारा टर्नर सिंड्रोम. नेक्स्ट क्या है हमारा टर्नर सिंड्रोम. इसमें क्या होता है भाई, पहली बात तो जो टर्नर सिंड्रोम है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में पाया जाता है, ये बॉयज में नहीं पाया जाता. इसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है गर्ल्स में. इसकी वजह से उनकी हाइट जो है वो बहुत छोटी होती है. ठीक है. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 1 एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग इन गर्ल्स. ठीक है. वेरी गुड. नेक्स्ट है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें क्या होता है, फिर से FGFR3 जीन अफेक्टेड होता है. नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है. ठीक है. और इसमें जो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड वो अंडर एक्टिव होता है. थायराइड ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव होता है. और नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंट्रोट्रीन ग्रोथ रिटार्डेशन. इंट्रोट्रीन ग्रोथ रिटार्डेशन, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ध्यान से समझ लेना सारे के सारे. इंट्रोट्रीन ग्रोथ रिटार्डेशन इसका मतलब होता है कि जब जो बच्चा है, जब वो मदर के वूम्ब में है, तो उस टाइम पे जो बच्चे की बॉडी है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाई. ठीक है. When the child is in mother's womb, at that time the child's body has not been developed completely या properly. तो जब बच्चा माँ के गर्भ में है उस टाइम पर चाइल्ड की जो बॉडी है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाई, उसकी वजह से वो डॉर्फ रह गया. ठीक है. और नेक्स्ट है हमारा मालन्यूट्रिशन. भाई प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी डॉर्फिज्म हो सकता है. नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्डिलोपिसिल डिस्प्लासिया कॉन्जेनिटल. इसको देख लेना प्रोनाउंस क्या करते हैं, लेकिन ये इनहेरिटेड बोन डिसऑर्डर है. इनहेरिटेड मतलब जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं वो वाला बोन डिसऑर्डर है ये, जिसकी वजह से भी डॉर्फ हो जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर किसी एक विमेन ने रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट लिया थायराइड ग्लैंड का प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसकी वजह से भी, ये एक ट्रीटमेंट होता है रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट, उसकी वजह से भी डॉर्फ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. ठीक है. और अगर
या फिर मदर की बॉडी में या फिर चाइल्ड की बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी डॉर्फिज्म होता है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारा ट्रीटमेंट और क्योर। ट्रीटमेंट और क्योर क्या है इसका? पहली बात तो और सबसे मेन चीज, डॉर्फिज्म कैन नॉट बी क्योर्ड। डॉर्फिज्म कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता। इसके जो बस कॉन्सिक्वेंसेज हैं या फिर उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं। हार्मोन थेरेपी क्या होता है? हार्मोन थेरेपी होती है कि भाई जब तक जो बच्चा है वो 20 इयर्स का ना हो जाए तब तक उस चीज के इंजेक्शन लगते हैं हार्मोन्स के, और इससे क्या हो सकता है, बच्चा जो है वो एक नॉर्मल हाइट अटेन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट्रोजन थेरेपी। ईस्ट्रोजन थेरेपी में क्या होता है कि ये पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है जिन्हें टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था कि एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, उसकी वजह से गर्ल्स की हाइट बहुत छोटी रह जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये गर्ल्स के लिए विद टर्नर सिंड्रोम, पहली बात तो। दूसरा, इट कंटिन्यूज टिल द एज ऑफ 50 इयर्स। मेनोपॉज तक की एज तक इस थेरेपी को कंटिन्यू करना होता है टू अटेन द नॉर्मल हाइट। नॉर्मल हाइट अटेन करने के लिए इस थेरेपी को 50 इयर्स ऑफ एज तक कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सर्जिकल ऑप्शंस कि भाई सर्जरीज के थ्रू भी चीजों को ठीक किया जा सकता है। शंट इन, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लिकेशंस जो डॉर्फ पीपल फेस करते हैं वो क्या होता है, एक्सेसिव ब्रेन फ्लूइड। एक्सेसिव ब्रेन फ्लूइड का मतलब क्या है, हाइड्रोसेफेलस। उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शंट इन ब्रेन फ्लूइड, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस जिससे वो एक्सेसिव ब्रेन फ्लूइड को निकाला जा सकता है। और नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस क्या था, हमने यहाँ पे पढ़ा। स्पाइनल स्टेनोसिस क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत नैरो हो गई, उसकी वजह से वर्किंग और अदर मोटर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ बोन डेवलपमेंट। जो कभी कभी बोन की जो डेवलपमेंट है वो अगर हमारी प्रॉपर नहीं हो रही है तो उसको भी सर्जिकल ऑप्शन से सही किया जा सकता है। नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल थेरेपी फॉर इम्प्रूविंग मोशन एंड रिलीविंग पेन। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई उनको इतनी पेन हो रही है मूविंग में और अदर मोटर एक्टिविटीज में, तो उनको फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी आर द सेम थिंग। फिजिकल थेरेपीज दी जा सकती हैं फॉर द रिलीफ इन पेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोटिक्स। ऑर्थोटिक्स क्या होता है ये? ऑर्थोटिक्स एक ऐसा डिवाइस है जिसको शू में रखा जा सकता है। उससे क्या होगा कि पेन कम होगी वाइल वॉकिंग और परफॉर्मिंग अदर मोटर एक्टिविटीज। लास्ट टॉपिक है हमारा डॉर्फिज्म का डायग्नोसिस, कि हम कैसे पहचाने कि एक बच्चे को डॉर्फिज्म है या फिर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम स्पेशल एजुकेटर्स के लिए ये डायग्नोसिस मतलब पहचानना नहीं आ सकता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, बट क्योंकि वी आर कवरिंग द होल टॉपिक तो एक पार्ट छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या है कि भाई पहले तो उसे फिजिकली एग्जामिन करो कि उसकी हाइट जो है वो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में बहुत छोटी तो नहीं है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है उसका इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट करो। इंसुलिन इज अ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, उसका टॉलरेंस टेस्ट करना है। नेक्स्ट इज हमारा ब्रेन इमेजिंग विच इज MRI एंड CT स्कैन। ब्रेन की इमेजिंग करो, दैट इज MRI एंड CT स्कैन। नेक्स्ट इज यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, blood test to count anemia. Anemia is white blood cell and red blood cell in our blood, ठीक है। हॉर्मोन्स को चेक करने के लिए भी हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। लास्ट इज आवर टेस्ट किडनी और लिवर। तो ये था हमारा होल टॉपिक। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और मुझे और सजेस्ट करना कि और कौन कौन सी वीडियोस आप देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।